हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट यानी अकार्बनिक रसायन की जो बुक अकार्बनिक रसायन वाली जो बुक है उसमें पेपर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले हैं उससे संबंधित अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिशोषण से आप क्या समझते हो। तो अधिशोषण किसे कहते हैं दोस्तों, कि जब अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर क्या करते हैं, असमान रूप से संचित हो जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं दोस्तों। तो इसको इसकी डेफिनेशन आपको अपने को लिखनी इस प्रकार है कि जब अधिशोष्य जब अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर असमान रूप से संचित होता है या ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे पदार्थ का संचित होना क्या कहलाता है दोस्तों, संचित होना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। यानी जब अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर असमान रूप से संचित हो जाता है या ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे पदार्थ का संचित होना, उसको क्या कहते हैं, अपने अधिशोषण कहते हैं। इसके पश्चात हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, संकुल FeCN6 3- का चुंबकीय आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो चुंबकीय आघूर्ण हमें ज्ञात करने के लिए दोस्तों पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, देखिए FeCN6 3- का चुंबकीय आघूर्ण आप अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, पहले अपने Fe का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लेना। तो इसमें आपको Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, फिर आपको उससे पता चल जाएगा कि Fe3 यहाँ पर क्या हुआ, देखो इसका इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका CN का एक माइनस होता है तो इसके 6 हो गए, 6 में से 3 गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर इसके पास Fe के लिए कितने बचे, यानी Fe के लिए इसको अपने x मान लेते हैं, इसका निकालना है तो x + -6 = -3, ठीक है। तो x = +3, यानी ये 3 जो है वो प्लस का आ गया, इसका मान Fe के लिए। तो Fe के +3 आ गया। तो Fe का +3 का आपको पता ही है, डी कक्षक में कितने होते हैं, लास्ट 3d5 होते हैं, ठीक है। तो इसके पश्चात अपने को यहाँ पर कितने आ रहे हैं, CN6, तो 3d, उसके बाद में 4s आता है, और 4p, ठीक है। तो 3d के अंदर अपने को कितने, 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, ठीक है। तो इसके पश्चात हमारे पास जो बचे हुए हैं, यानी नेक्स्ट है, अपने को क्या करने हैं, 6 लिगेंड इसके अंदर ऐड करने हैं। तो एक इसके अंदर हो जाएगा, एक इसके अंदर, इसी प्रकार 6 अपनों ने जो कक्षक है वो ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक टोटल हो गए D2S और
P3। ठीक है दोस्तों, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर दोस्तों एक। ठीक है, तो अभी अपने को क्या करना है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए चुंबकीय आघूर्ण का। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू बराबर √ n n+2। ठीक है, तो ये आ गया आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये n का मान मारेंगे। ठीक है, इसको n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई और भी दे देते हैं तो उसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर 2 है आपके पास, तो यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर n का मान यहाँ पर रख देंगे 1, और यहाँ पर n का मान 1 आ गया प्लस में 2। ठीक है, तो म्यू बराबर ये आ गया 1 + 2 यानी 3, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? √3। √3 आ गया, और इसको चुंबकीय आघूर्ण के रूप में लिखेंगे तो इसका आ जाएगा दोस्तों आपके पास 1.73 bm। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। अगर लगभग आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी संकुल का आपको क्या करना है, अभी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, तो आप इस प्रकार से आसानी से ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत वाहक बल की परिभाषा अपने को लिखनी है दोस्तों। तो इसके पश्चात अपने लिखने वाले हैं विद्युत वाहक बल की परिभाषा। तो विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे अपने पास क्या है, अभी एक दो भिन्न भिन्न अपने पास इलेक्ट्रोड होते हैं, तो उनको जोड़ने के पश्चात तो अपने को एक सेल प्राप्त होता है, सेल बन जाता है। तो दो इलेक्ट्रोड को जोड़कर अपने जब सेल बनाते हैं तो उनके मध्य जो विभवों का जो अंतर होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, तो दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड विभवों वाली इलेक्ट्रोडों को जोड़ने से प्राप्त व्यवस्था को एक सेल कहते हैं। एक सेल कहते हैं तथा उनके विभवों के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है कि दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड विभवों वाली इलेक्ट्रोडों को जोड़ने से प्राप्त अपने जो व्यवस्था प्राप्त होती है को अपने क्या कहते हैं दोस्तों? एक सेल कहते हैं, तथा उनके विभवों के अंतर को अपने क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विक लवण व संकुल लवण में क्या अंतर होता है? तो द्विक लवण और संकुल लवणों के अंदर अपने अंतर बताएंगे। तो पहला इसमें ये होता है दोस्तों कि द्विक लवण में धातु
आयनों तथा ऋणायनों के बीच आयनिक बंध होता है। कौन सा बंध होता है दोस्तों? आयनिक बंध होता है। ठीक है। द्विकलवणों में धातु आयनों तथा ऋणायनों के बीच में कौन सा बंध होता है भी? आयनिक बंध होता है। ठीक है। जबकि संकुल यौगिकों में कौन सा होता है भी? संकुल यौगिकों में धातु जो है, धातु आयन तथा ऋणायन, इसको अपने लिगेंड भी बोल सकते हैं। धातु संकुल यौगिक में धातु आयन तथा ऋणायन के बीच उपसहसंयोजक बंध होता है। इसके पश्चात एक और अपने इसको अंतर के साथ बता सकते हैं इसको कि द्विकलवण में मूल अभिकर्मक अभिकर्मकों के धनायन तथा ऋणायन अपनी पहचान बनाए रखते हैं। अपनी पहचान बनाए रखते हैं। जबकि संकुल यौगिकों में मूल अभिकर्मकों के धनायन एवं ऋणायनों में से कुछ ही पहचान खत्म हो जाती है तथा उनकी जगह नए आयन आ जाते हैं, नए आयन बन जाते हैं। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगेंड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसकी परिभाषा अपने को देनी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय परमाणु जब आप जानते ही होंगे
तो उसमें केंद्रीय परमाणु है, तो उससे जो बंधित परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं दोस्तों, लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु से बंधित परमाणु या परमाणुओं के समूह को लिगेंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होते हैं, ये अधिकांशतः ऋणायन होते हैं। ठीक है, या उदासीन भी, उदासीन होते हैं, जिनमें आपको कम से कम एक परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे F यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, H2O, ROH हो गया, ठीक है, NOH प्लस हो गया। तो ये सभी क्या है दोस्तों, लिगेंड के उदाहरण हैं। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।